है ये हमें पता है स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो पहले से डायफ्राम जो नॉर्मल पोजीशन पहले जो जिस पोजीशन पर मौजूद है वो है डोम शेप में, यानी मेहराब की शक्ल में, यानी इसी तरह डोम शेप में क्या होते हैं मौजूद है डायफ्राम। अब ये डायफ्राम जो है, जब इस डायफ्राम के जो मसल्स होते हैं ये भी क्या हो जाते हैं, ये भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये इस शेप में कंट्रैक्शन किस तरह होता है, इस शेप में, यानी इसकी डायफ्राम जो है जब ये क्या हो जाता है, जब ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो डायफ्राम जो है ये कहां से, ऊपर से नीचे की तरफ चला जाता है। अब ये डायफ्राम कहां चला गया, नीचे चला गया, ठीक है। दो रिब्स के दरमियान में जो मसल्स है इंटरकॉस्टल मसल्स, उसके कंट्रैक्शन जो कंट्रैक्शन होता है, यानी कंट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली चला गया, स्टर्नम बोन जो है ये वेंट्रली आ गया, मतलब ए से एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए, और जो डायफ्राम है वो ऊपर से नीचे की तरफ आया। तो इस चेंज की वजह से यहां ये जो प्लियोरल यानी उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर का मेम्ब्रेन, एक का नेम होता है वेसरल, दूसरे का नेम होता है पेरिटियल, ठीक है। तो ये पेरिटियल एंड वेसरल लेयर प्लियोरल मेम्ब्रेन है लंग्स के ऊपर, ये जो प्रोटेक्टिंग कवर है, ठीक है। ये अब इस रिब केज के अंदर जो जगह है इसका नेम क्या होता है, यानी यहां पे ऐसा ये रिब केज हुआ, तो रिब केज के दरमियान में, यानी इसके ऊपर रिब केज है। अब ये रिब केज के दरमियान में यहाँ पे जो जगह है ये क्या है, ये है थोरैसिक कैविटी, ओके। अब ये जो थोरैसिक कैविटी है, ये थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, क्योंकि ये नीचे आ गया, और रिब जो है ये लंग्स के ऊपर, यहाँ पे ये देखे ये रिब्स है, अब रिब्स लंग्स के ऊपर मौजूद है, अब ये लंग से अपवर्ड की तरफ आ गए। तो इस वजह से यहाँ पे जो चेस्ट कैविटी और थोरैसिक कैविटी जो है इसका वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और इस वजह से जो लंग्स है वो नीचे की तरफ चले गए, यानी नीचे की तरफ भी जाते हैं डायफ्राम की वजह से, और इसी तरह वेंट्रली और डॉर्सली भी क्या हो गए, इसका वॉल्यूम लंग्स का इंक्रीज हुआ। जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ थ्रू द नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी, जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, वो थ्रू ट्रेकिया, फॉर एग्जांपल ये ट्रेकिया नीचे जाकर डिवाइड होता है, यानी ये ब्रोंकस और दिस ब्रोंकस में, ठीक है। तो ये ट्रेकिया की वजह से फिर हम क्या कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये था इनहेलेशन। अब एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन तो इसका उल्टा है। एक्सहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और सिंपली ब्रीथिंग का क्या होता है, सेकंड दूसरा स्टेप है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन हम क्या करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से, फॉर एग्जांपल लंग से क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, एक्सेल हो जाता है, बाहर खारिज हो जाता है, किस चीज़ में, एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर कैसे खारिज करते हैं, लंग से, और क्यों खारिज होता है। तो इसका उल्टा ये होगा कि फर्स्ट ये मसल्स तो हमने कंट्रैक्ट कर दिए इंटरकॉस्टल मसल्स, अब ये इंटरकॉस्टल मसल्स ये ऐसा और ये ऐसा, उसके उल्टा चले गए, ठीक है। पहले कंट्रैक्ट हो गए, अब ये दोबारा क्या हो जाते हैं, रिलैक्स। जब भी ये रिलैक्स हो जाते हैं कौन से मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स। तो रिब्स पहले कहां पे गए थे, ऊपर, अब ये रिब्स कहां जाएंगे, नीचे, यानी जो चेस्ट कैविटी है चेस्ट कैविटी की तरफ जाएंगे, यानी इनवर्ड जाएंगे, रिब इनवर्ड चले गए। अब यहां पे पहले जो डायफ्राम था, डायफ्राम के मसल्स भी क्या हुए, ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या हुए थे,
यानी कंट्रैक्ट हुए थे। अब हम उसको दोबारा रिलैक्स करेंगे। जब ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम के मसल्स क्या हो गए, पहले इस डायरेक्शन में थे, अब उसका डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। जब ये रिलैक्स होते, कंट्रैक्शन देखें, कंट्रैक्शन का डायरेक्शन तो मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा ना कि आप ये समझे कि ये फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी की तरह है। मैंने ये लाइन इसलिए लगाया, एरो का निशान इसलिए मैं लगाता हूं कि ये जब असल में डायरेक्शन की बात अगर हम करें तो ये क्या होता है, ये कंट्रैक्शन है, ये क्या है, ये रिलैक्सेशन। ओके, अब जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो डायफ्राम पहले कौन से पोजीशन पर था, पहले ड्यूरिंग इनहेलेशन तो ये नीचे आया था, अब ये कहां जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा यानी ऊपर की तरफ जाएगा। और जो लंग्स का बेस है यानी ये नीचे की तरफ से क्या करते हैं, लंग्स पर प्रेशर लगाता है। और ये क्या होगा, ये इंटरकॉस्टल मसल्स जब रिलैक्स हो जाते हैं तो वापसी दोबारा जो स्पेस था यानी जो वर्टिब्रल कॉलम था और स्टर्नम बोन के दरमियान में जो जगह था वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएंगे, यानी मतलब एक दूसरे के करीब वो आ जाएंगे, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम बोन। तो जब ये दोनों करीब आते हैं तो साइडों से ये प्रेशर लगाते हैं लंग्स पर, यानी चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और इस वजह से डायफ्राम ऊपर गए, जो चेस्ट कैविटी यानी जो रिब केज है वो कहाँ पे चले, वो इनवर्ड चले गए, यानी स्टर्नम बोन और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो भी आपस में करीब आ गए। तो चेस्ट कैविटी में वॉल्यूम कम हो जाता है और इस वजह से लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब ये वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो यानी इस पर प्रेशर ज्यादा हो तो इसका वॉल्यूम जब डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है लंग्स के ऊपर, तो हम एक्सेल करते हैं कौन सा चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या था, ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और बहुत इजी था। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग फिर से देखो, थोड़ा रिवाइज करता हूं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, फिर जाते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। इजी टॉपिक है वो भी, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, कि हमारे जो ब्रेन है वो ब्रीथिंग को यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये तो हमारा ब्रीथिंग था कि ब्रीथिंग के कितने स्टेप थे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या हो गए, 2 स्टेप हो गए ब्रीथिंग के। इनहेलेशन में कौन सा चेंज आता है चेस्ट कैविटी में, और एक्सहेलेशन में कौन सा चेंज आता है चेस्ट कैविटी में। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग थ्रू नर्वस सिस्टम यानी थ्रू ब्रेन। ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को। स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के यानी इंसान के अंदर हम ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात अगर हम करें तो कितना पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है। बेसिक इसके कितना पार्ट्स है, 2 पार्ट्स हो गए, यानी एक है स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा है ब्रेन। ठीक है, कितना पार्ट्स है नर्वस सिस्टम का, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फॉर एग्जांपल ये हमारे बॉडी की ये क्या हो गए, ये ब्रेन हो गए और ये क्या है, ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब ये हो गए क्या, ब्रेन। ठीक है, और ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। अब ब्रेन के नीचे, यहां पे ब्रेन के नीचे, ब्रेन का ये भी ब्रेन का पार्ट है, एक पार्ट आता है फर्स्ट, क्या आता है, पोन्स, और दूसरा पोन्स के नीचे क्या होता है, मेडोला ओब्लोंगेटा। ठीक है, ये मेडोला ओब्लोंगेटा एंड पोन्स, ये भी ब्रेन का क्या है, पार्ट्स। इसका समझ तो आ गया। अब जो ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग कौन सा सिस्टम है, ब्रीथिंग कौन सा प्रोसेस है, ये रिफ्लेक्स प्रोसेस है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी ये ऑटोमेटिकली, ये इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी एक्शन है जो कि खुद कंट्रोल होता है।
लेकिन कभी कभार ओनली फॉर 40 सेकेंड, यानी 40 सेकेंड तक हम अपना जो ब्रीथिंग है वो वॉलंटरली, यानी थ्रो ब्रेन, थ्रो नर्वस सिस्टम, हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। 40 सेकेंड के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना ब्रीथिंग जो है वो क्या कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो। उसका जो स्पीड है वो भी स्पीड अप भी कर सकते हो, उसका स्पीड जो है वो नॉर्मल यानी कम भी हम कर सकते। देखिए मैंने खुद अपना जो ब्रीथिंग है वो मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैं इसको स्पीड अप भी कर सकता हूं। जब भी हम क्या करते हैं, सिंगिंग, रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं और बोलते हैं स्पीच, ड्यूरिंग स्पीच हम अपना 40 सेकंड तक अपना जो ब्रीथिंग है ये नर्वली यानी थ्रू ब्रेन वॉलंटरली हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन है कौन सा प्रोसेस है, रिफ्लेक्स प्रोसेस और रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये 40 सेकंड तक या जो ब्रीथिंग इनहेलेशन है या एक्सहेलेशन है या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, जो इंटरकॉस्टल मसल्स क्या हो गए, कंट्रैक्ट हो गए। इसी तरह जो डायफ्राम है वो भी कंट्रैक्ट हो गया, डायफ्राम ऊपर की तरफ चला गया या नीचे की तरफ चला गया, इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट हो गए या रिलैक्स हो गए। तो ये जो चेंज आता है चेस्ट कैविटी में, ये चेंज असल में जो वॉल्यूम ऑफ वो लंग्स है उसका वॉल्यूम यानी लंग्स का जो वॉल्यूम है वो कभी कभार इंक्रीज करता है और कभी कभार डिक्रीज करता है। ये जो वॉल्यूम है ये मतलब नर्वस सिस्टम के थ्रू हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अब ये है पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। देखे तो पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा की तरफ बाद हम आएंगे, लेकिन फर्स्ट ये देखें कि जो वॉलंटरी कंट्रोल है, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, यानी यहां पे अगर हम लिखे वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। अब ये जो वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग है इसको हम टू टाइप्स में, टू मैकेनिज्म में डिवाइड करते हैं। एक होता है नर्वल मैकेनिज्म, यानी एक मैकेनिज्म जो है वो है नर्वल मैकेनिज्म, ओके। और इसको नर्वस मैकेनिज्म भी आप कह सकते हो। कौन सा? नर्वस मैकेनिज्म। और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो क्या है, वो है केमिकल मैकेनिज्म, ठीक है। केमिकल मैकेनिज्म और नर्वल मैकेनिज्म, इन दोनों को आपस में मिला के तो ये बनाता है वॉलंटरी कंट्रोल फॉर 40 मिनट और 40 मिनट के 40 सेकंड है, 40 सेकंड। तो 40 सेकंड तक ये दोनों आपस में मिलकर अपना जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं कि नर्वल मैकेनिज्म के पार्ट्स क्या है और ये कैसे काम करता है। ये दोनों क्या करते हैं, ये इस जो केमिकल मैकेनिज्म है ये इसको क्या देते हैं, मैसेजेस देते हैं, ये इसको मैसेजेस देते हैं। ये दोनों आपस में क्या होता है, इंटर लिंक है। ये इसको मैसेजेस देते हैं और ये इसको मैसेजेस देते हैं। तो केमिकल मैकेनिज्म और नर्वल मैकेनिज्म जो है, फर्स्ट नर्वल मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं और यही मैकेनिज्म यहाँ पे डायग्राम में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट हम नर्वल मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। देखिए जो नर्वल मैकेनिज्म है, नर्वल मैकेनिज्म के मजीद नर्वल मैकेनिज्म के कितना यानी कौन से पार्ट्स हैं। जो नर्वल मैकेनिज्म है, नर्वल मैकेनिज्म और नर्वस मैकेनिज्म का फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या होता है, वो है रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है वो रेस्पिरेटरी क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर। सेकंड जो है वो है मोटर न्यूरॉन, और दूसरा जो पार्ट्स होता है वो है रेस्पिरेटरी सेंटर है, ठीक है।